विद्यार्थियों एवं मित्रों नमस्कार। मैं आर.के. चौरसिया आप सबों को अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 12 मैथ का एक बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशन देखने वाले हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है ना, अवकलज के अनुप्रयोग देखने वाले हैं और एनसीईआरटी और हमारे बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम लोग कितने चैप्टर को कवर करना है उसको देख लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। देखिए, अवकलज के अनुप्रयोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसको हम लोग शॉर्ट में एओडी भी बोलते हैं। देखिए, एओडी के अंतर्गत हम लोग को चैप्टर पढ़ना है। पहला तो पढ़ना राशियों के परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी है ना। दूसरा पढ़ना है वर्धमान ह्रासमान फलन, वर्धमान और ह्रासमान फलन, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। और तीसरा हम लोग पढ़ना है स्पर्श रेखाएं और अभिलंब है ना, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल पढ़ना है। और सन्निकटन यानी अप्रोक्सीमेशन पढ़ना है। और पांचवा चैप्टर जो है उच्चतम और निम्नतम पढ़ना है, मैक्सिमा एंड मिनिमा पढ़ना है। और ये मध्यमान पर में भी ये क्या है, मीन वैल्यू थ्योरम जो है ये आपके पास हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में ही आता है, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये जो दिया हुआ डिफरेंशिएबिलिटी एंड क्वांटिटी में इसको दे दिया है, जिसमें हम लोगों ने रोल्स थ्योरम, एलएमबीटी और सीएमबीटी को देखा था। लेकिन एक्चुअल में ये जो है एओडी है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है। तो ये हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ा था, तो ये पहले पढ़ लिया था, डिफरेंशिएबिलिटी और क्वांटिटी में पढ़ लिया था। तब यहाँ पर समझना है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी क्या होता है। जैसे हम लोग हमारे समाज में जो भी बहुत सारा परिवर्तन होता है तो किसी ना किसी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में होता है। जैसे आपके मोबाइल का डेटा है, तो मोबाइल का डेटा जो है हमारे समय के साथ क्या होता है, वो चेंज होता है। अगर मान लेते हैं कि अगर कोई वृत्त है और वृत्त को रेडियस को बढ़ाएंगे तो क्या क्या चेंज हो सकता है, उसका परिधि बढ़ सकता है, उसका क्षेत्रफल बढ़ सकता है। तो मान लेते हैं कि अगर वृत्त की त्रिज्या को किसी रेट से बढ़ाया जाए तो उसका क्षेत्रफल किस रेट से बढ़ेगा। हम लोग को इस टाइप का क्वेश्चन निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे। तो ये चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस टाइप के प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। दूसरा देखिए, ह्रासमान वर्धमान और ह्रासमान फलन, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। हम लोग कैसे पता करेंगे कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। देखिए, जैसे मान लेते हैं कि आपके पास कोई फंक्शन है, यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग x का वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो हमारा y का वैल्यू भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। या फिर इसको सिंपल वे में हम लोग चेक कर सकते हैं कि इस ग्राफ जो दिख रहा है, किसी फंक्शन का ग्राफ है, इस ग्राफ पे हम लोग पेन को या मार्कर को लेफ्ट साइड में रखेंगे और राइट साइड में जाएंगे। तो राइट साइड में जाएंगे, अगर पेन ऊपर जा रहा है, ऊपर की तरफ जाएगा तो जो फंक्शन होगा वो इंक्रीजिंग होगा। और यदि नीचे की तरफ जाएगा, जैसे मान लेते हैं कोई फंक्शन आपके पास इस तरह से है, देखिए x का वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं लेकिन y का मान जो है वो क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस ग्राफ पर अगर लेफ्ट से राइट की तरफ पेन को लेकर के जाए तो हमारा पेन किधर जा रहा है, नीचे जा रहा है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो हम लोग को इस चैप्टर में वर्धमान और ह्रासमान में पढ़ना है कि कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और कौन सा फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, उसके बाद स्पर्श रेखाएं और अभिलंब पढ़ना है। जैसे मान लेते हैं कोई ग्राफ है और उसका आपके पास इक्वेशन या ग्राफ इस तरह का है, तो किसी पॉइंट पर, इस ग्राफ के किसी पॉइंट पर अगर स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है तो कैसे निकालेंगे। और हम लोग अगर नॉर्मल का समीकरण निकालना है, अभिलंब का समीकरण निकालना है तो कैसे निकालेंगे, यदि हमारे पास इस ग्राफ का समीकरण दिया हुआ है और ये पॉइंट दिया हुआ है। तो इसके मदद से हम लोग क्या करेंगे, स्पर्श रेखा और अभिलंब को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चौथा देखिए सन्निकटन है, अप्रोक्सीमेशन है। जैसे मान लेते हैं कि अगर आपके पास दिया हुआ √25, तो आप इसको बोलिएगा सर ये इसका तो √5 हो जाएगा। लेकिन यदि मैंने लिख दिया 25.6 लिख दिया तो आप क्या बताओगे, इसका एग्जैक्ट मान बता पाओगे, नहीं। देखिए, इसका एग्जैक्ट मान निकालेंगे हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के मदद से। हम लोग सन्निकटन कैसे निकालेंगे, आप इसको बोल सकते हो कि सर इसका जो मान होगा 5 पॉइंट समथिंग होगा, क्योंकि 25 का अगर 5 होता है, 5 होता है, तो 25.6 का जो होगा वो क्या 5 पॉइंट समथिंग होगा। तो समथिंग कितना होगा उसको निकालने के लिए हम लोग अगर एओडी पढ़ेंगे तो ये भी हमारा
प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा और आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए हम लोगों को जो पांचवा पढ़ना है उच्चतम और निम्नतम पढ़ना है, मैक्सिमा एंड मिनिमा पढ़ना है। जैसे मान लेते हैं कोई फंक्शन है या कोई फंक्शन दिया हुआ है या किसी फंक्शन का ग्राफ दिया हुआ है, तो कोई ऐसा पॉइंट होगा जहां पर कोई ग्राफ जो है मैक्सिमम वैल्यू देगा और मिनिमम वैल्यू देगा। तो कहां पर कोई ग्राफ मैक्सिमम देगा और मिनिमम देगा, जैसे मान लेते हैं कि आपके पास एक ग्राफ इस तरह से मैंने खींच दिया, तो देखिए इस पॉइंट पर इस ग्राफ पर क्या मिल रहा है, मैक्सिमम मान मिल रहा है, और यहाँ पर क्या मिल रहा है, मिनिमम मान मिल रहा है। तो ये पॉइंट कौन सा होगा जिस पर ये मैक्सिमम दे रहा है, और ये कौन सा पॉइंट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा जिस पर ये मिनिमम दे रहा है। इस टाइप के प्रॉब्लम को निकालने के लिए इस टाइप का जो हम प्रॉब्लम आएगा उसको हम लोग एओडी की मदद से भी सोल्व कर लेंगे। और मीन वैल्यू थ्योरम इसके बारे में हम लोग पहले से जानते भी हैं और इसके लास्ट में भी हम लोग जान लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब देखिए पहला चैप्टर जो है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, राशियों के परिवर्तन की दर। तो देखिए राशियों के परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग पहला पॉइंट को डिस्कशन करते हैं अवकलज दरमापी के रूप में। अवकलज दरमापी के रूप में डेरिवेटिव एज रेट मेजर, डेरिवेटिव एज रेट मेजर क्या होगा उसको हम लोग देख लेते हैं। यदि चर राशि y समय t के फलन है, यानी कि जो है y कोई फंक्शन है जो t में है, अर्थात y बराबर ft है, तथा समय में छोटा परिवर्तन डेल्टा t, समय में छोटा परिवर्तन क्या हम लोगों ने किया डेल्टा t, और y में छोटा परिवर्तन डेल्टा y है, तो परिवर्तन का औसत दर, परिवर्तन का जो एवरेज चेंज होगा वो क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी। अच्छा यहाँ पर डेल्टा टी को छोटा कर देंगे तो ये क्वांटिटी मेरा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि जब डेल्टा टी टेंस टू 0 तो परिवर्तन की दर क्षणिक हो जाएगा, किसी इंस्टेंट पर हो जाएगा। ठीक है, किसी इंस्टेंट पर क्या होगा, इसको भी हम लोग इस वीडियो के लास्ट तक क्लियर कर लेंगे कि क्या होने वाला है। तो जब डेल्टा टी टेंस टू 0 हो तो परिवर्तन की दर को हम लोग क्या बोलेंगे, क्षणिक बोलेंगे। इसी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस चेंज। ठीक है, होगी। तथा किसी क्षण, किसी इंस्टेंट टी पर परिवर्तन की दर है, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 dy बाई dt। और इसी को हम लोग जब लिमिट डेल्टा टेंस टू 0 हो गया, डेल्टा टी टेंस टू 0, तो ये डेल्टा y बाई डेल्टा टी जो होगा वो कन्वर्ट होकर के हो जाएगा dy बाई dx। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। और इसको हम लोग डिफरेंशिएशन में क्या पढ़ा था, डिफरेंशिएशन में पढ़ा था कि y का अवकलज है x के रिस्पेक्ट में। तो इसका भी रिलेशन हम लोग अभी देख लेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए अनुपात डेल्टा y बाई डेल्टा x को x के सापेक्ष y का औसत परिवर्तन की दर करते हैं। डेल्टा y बाई डेल्टा x को हम लोग क्या करते हैं, औसत परिवर्तन की दर कहते हैं। द रेशियो ऑफ डेल्टा y बाई डेल्टा x इज एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, लेकिन अनुपात dy बाई dx को, अनुपात dy बाई dx को या dy बाई dx को हम लोग क्या बोलेंगे, dy बाई dx को x के सापेक्ष y का क्षणिक, इंस्टेंटेनियस, क्षणिक का मतलब हो जाएगा इंस्टेंटेनियस परिवर्तन की दर है। The ratio of dy by dx is instantaneous rate of change of y with respect to x। ठीक है, अब x के सापेक्ष y के अवकल गुणांक को हम लोग डिफरेंशिएशन में क्या बोलते थे, x का डिफरेंशिएशन y का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष करते थे तो उसको dy by dx लिखते थे। तो x के सापेक्ष y के अवकल गुणांक को dy by dx के द्वारा सूचित करते हैं। लेकिन इसी चीज को यहाँ पर dy by dx को हम लोग x के सापेक्ष y का क्षणिक परिवर्तन की दर, और डिफरेंशिएशन में dy by dx को हमने क्या सूचित किया था, dy by dx को हमने बोला था कि y का अवकल गुणांक x के सापेक्ष है। तो इन दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो दोनों से क्या मिल रहा है, इस प्रकार 10 x के सापेक्ष y का अवकल गुणांक dy by dx x के सापेक्ष y में परिवर्तन के दर को बता रहा है। यानी कि ये जो dy by dx है, यानी x y का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष, ये क्या बता रहा है, x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर बता रहा है। यहां से हम लोग अगर यहाँ पे लिखा जाए कि dy by dx है क्या, तो हम लोग dy by dx को लिख सकते हैं द रेट ऑफ, dy by dx को हम लोग पढ़ेंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x।
द रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, डी बाई डी एक्स एट एक्स एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट बराबर डी बाई डी एक्स एट एक्स नॉट। ये देखिए एट एक्स बराबर एक्स नॉट को हम लोग डी बाई डी एक्स नॉट भी लिख सकते हैं या एफ डैश एक्स नॉट भी लिख सकते हैं। इसको हम लोग पढ़ेंगे x बराबर x पर x के सापेक्ष y का क्षणिक परिवर्तन की दर को सूचित करता है। डी बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट रिप्रेजेंट इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x एट x इज इक्वल टू एक्स नॉट को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उम्मीद करते हैं सारा चीज समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए एओडी के प्रश्न को करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो हमारे क्षेत्रमिति से है, मेंसुरेशन से है। तो उसको हम लोग पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से फार्मूले जो हैं यूज होने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, जिससे हमारा जो प्रॉब्लम है आसानी से बन जाएगा। तो हम लोग उसको नॉर्मली देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपके पास इंपॉर्टेंट फार्मूला है सर्कल का। तो आपके पास सर्कल का क्षेत्रफल भी आपको याद है, पाई आर स्क्वायर, परिधि 2 पाई आर। अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, यानी वृत्त का आधा हो जाता है। लेकिन अर्धवृत्त का जो परिधि होता है, क्षेत्रफल आधा हो जाता है, परिधि क्या हो जाएगा, तो परिधि में देखिएगा आधा तो ये हो गया, उसके बाद इसमें की लाइन जो है ये डायमीटर ऐड हो जाता है, तो ये 2r हो जाएगा। तो पाई प्लस 2r, तो r कॉमन कर लेंगे तो पाई प्लस 2 हो जाएगा। और देखिए घनाभ, देखिए घनाभ में क्या होगा, कुल सतह जो होते हैं वो 6 होते हैं। कुल सतह 4 तरफ से 4 हो जाएगा, ऊपर एक नीचे 6 हो जाएगा सतह। शीर्ष कितने होंगे, शीर्ष का मतलब ये वाला जो कोना आपको दिखाई दे रहा है ये क्या हो गया, शीर्ष। तो टोटल शीर्ष कितने दिखाई दे रहे हैं, 8। 4 इधर है 4 इधर है, 8 हो गया। और कोर देखिए, कोर क्या है, ये वाला जो आपके पास साइड दिखाई दे रहा है ये क्या है, कोर है। तो देखिए 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो कितने हो जा रहा है, ये एक ये है 12। तो टोटल कोरों की संख्या कितनी है, 12। ठीक है, अब इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 × LB प्लस BH प्लस HL, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2H × L प्लस B, क्योंकि ये LB हट जाएगा तो इसमें से क्या करेंगे, H कॉमन कर लेंगे तो 2H × L प्लस B हो जाएगा। आपको याद होगा पहले से, आयतन क्या हो जाएगा, LBH हो जाएगा, B कौन हो जाएगा, √L² प्लस B² प्लस H²। घन का जो होगा, घन का देखिए घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई और सेम हो जाता है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6x², वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4x², और आयतन हो जाएगा AQ, और विकर्ण क्या मिलेगा, √3। अब देखिए यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं लंबवृत्तीय बेलन राइट सर्कुलर सिलेंडर में क्या होगा। तो आपके पास एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर का देखिए रेडियस, बेस का जो रेडियस है r है और हाइट कितना है h है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ढक्कन और पेदी को हटा दीजिए, तो जो बचेगा क्षेत्रफल ये चारों तरफ से जो राउंड में है उसका क्या हो जाएगा, 2 पाई RH। ठीक है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r × r प्लस h, और आयतन क्या हो जाएगा, पाई r² h। लंबवृत्तीय शंकु का राइट सर्कुलर के कोण का जो होगा, हम त्रिज्या को r मान लेते हैं, और ये जो ऊंचाई है उसको हमने h मान लिया, और तिर्यक ऊंचाई जो है उसको l माना है। तो देखिए यहाँ पर एक 90 डिग्री का कोण बन रहा है, और 90 डिग्री कोण बन रहा है, तो 90 डिग्री कोण के सामने वाला जो साइड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। तो ये कर्ण हो जाएगा। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो l बराबर क्या हो जाएगा, तो l बराबर आपके पास हो जाएगा r² प्लस h²। यहाँ से r निकालेंगे तो √L² माइनस h² हो जाएगा, और h निकालेंगे √L² माइनस r² हो जाएगा। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है ये आपके पास r यहाँ का है। ठीक है, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको क्या मिलने वाला है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा पाई आर एल, और शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई r × r प्लस l हो जाएगा, और आयतन क्या हो जाएगा, 1/3 पाई r² h। अब देखिए 6 नंबर हम लोग पॉइंट देख लेते हैं गोला के लिए, स्फीयर के लिए। तो गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है, 4 पाई r², और आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई r³। तो गोला यूज होने वाला ये सारा जो फॉर्मूला है इसको यूज कहीं ना कहीं होगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, आपके एनसीईआरटी बुक को सब सोल्व किया जाएगा उसके क्वेश्चन को, तो यूज होने वाला है। तो आप देख लीजिएगा सर, ये जो वृत्त का भी इसका भी यूज होने वाला है। देखिए अगर मान लेते हैं कि अगर ये तो आपके पास स्फीयर के लिए, गोला के लिए है, लेकिन ये अर्ध गोला हो जाता तो अर्ध गोला के लिए देखिए क्या कर देंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा अर्ध गोला।
अर्धगोला को हम लोग बोलेंगे सेमी स्फेयर, या इसी को हम लोग हेमी स्फेयर भी बोलते हैं। और अर्धगोला में क्या हो जाएगा, ऊपर से ये हटा देंगे, ये आपके पास जो फिगर दिखाई दे रही है, तो अर्धगोला का हो जाएगा सेमी स्फेयर, या इसी को हम लोग बोल देंगे हेमी स्फेयर। अर्धगोला का इंग्लिश हो जाएगा। तो इसमें देखिए गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर देखा जाए, तो पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो आधा क्या हो जाएगा, तो आधा का मतलब अर्धगोला, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो आएगा, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और आयतन क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यू। अच्छा, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखा जाए, तो अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो मिलेगा, तो आधा तो ये है, आधा ये हो जाएगा, लेकिन ऊपर देखिए एक वृत्त भी है, ऊपर एक क्या है, वृत्त है, तो ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये सारा यूज होने वाला है, तो आप इसको नोट कर लीजिए और याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए अब हम लोग कुछ एओडी से रिलेटेड कुछ प्रश्न को देख लेते हैं, और उस प्रश्न को कैसे हल करते हैं हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। तो देखिए आपके पास पहला प्रश्न है, कह रहा है कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए जब r 6 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि जैसे हम लोग किसी वृत्त के त्रिज्या को बढ़ाएंगे, क्षेत्रफल जाहिर सी बात है कि बढ़ेगा। तो ये पूछ रहा है कि वृत्त के क्षेत्रफल जो होता है त्रिज्या के रिस्पेक्ट में कैसे इंक्रीज करता है, उसको बताना है। जब आपके पास त्रिज्या कितना सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है। तो हम लोग इसको देख लेते हैं। देखिए इसका सोल्यूशन करेंगे, तो आपके पास एक वृत्त है, और वृत्त का जो त्रिज्या है वो कितना दिया हुआ है, वृत्त के त्रिज्या को हम मान लेते हैं r है। तो यहां से लिखेंगे, है ना, लेट वृत्त की त्रिज्या बराबर 8, r दे दिया यहाँ पर। तो वृत्त की त्रिज्या r हो गया, चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल होता है, चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर हो जाता है पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो dA बट्टा dr जो मिलने वाला है, ये पाई कांस्टेंट है तो बाहर, और आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन r के रिस्पेक्ट में 2r हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना होता है, वो 2x होता है, तो आर स्क्वायर का r के रिस्पेक्ट में 2r हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा dA बटा dr जो आपको मिलने वाला ये हो जाएगा 2 पाई r। जब यहाँ पर r कितना सेंटीमीटर, जब r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है ना, तो यहाँ से हो जाएगा dA बटा dr एट r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो r के जगह पर कितना पुट कर देंगे, 6 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 2 पाई इंटू 6, तो ये क्या हो जाएगा 12 पाई। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट है ये जो आपके पास नंबर आए इसका यूनिट लिखना। तो देखिए ऊपर एरिया है और नीचे क्या है, रेडियस है। तो एरिया का जो मात्रक हो जाता है वो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा रेडियस है, तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, एक वृत्त का आयतन 6 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। कोई घन है जिसका आयतन जो है 1 सेकेंड में 6 सेंटीमीटर उसका इंक्रीजमेंट हो रहा है। उसका आयतन जो इंक्रीज कर रहा है 1 सेकेंड में कितना इंक्रीज कर रहा है, 6 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ रहा है। तो यदि इसके कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो, यदि उसकी भुजा की लंबाई, कोर की लंबाई अगर 10 सेंटीमीटर है, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहे हैं। अगर उसका जो वॉल्यूम है 6 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड से बढ़ रहा है, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा उसको देखेंगे। तो यहाँ पर इसका जो सोल्यूशन करेंगे, तो सबसे पहले हमने माना घन की कोर की लंबाई बराबर 1 सेंटीमीटर हमने मान लिया। अच्छा, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर हो गया। अच्छा, उसके बाद आपके पास दिया क्या है, तो आपके पास दिया है dv बटा dt। ठीक है, सेकेंड है ना, किधर से बढ़ रहा है, तो dv बटा dt आपके पास जो दिया हुआ है
वो आपके पास है 6 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड आपके पास है। अच्छा, यहां से हम लोग चूंकि जानते हैं, चूंकि घन का आयतन v बराबर जो होता है वो क्या हो जाता है, एक्स की हो जाता है, और इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये dv बटा dt मिल जाएगा। और एक्स क्यू को पहले एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हो जाएगा 3x², और फिर एक्स को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, t के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा dx बटा dt। यहाँ से देखिए dv बटा dt कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर क्यों दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर है ना, बाद में यूनिट हम लोग लगा देंगे, अभी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो ये 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3x², और ये हो जाएगा dx बटा dt। ठीक है, यहां से अगर इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 2, तो इसलिए dx बटा dt जो आपके पास मिलने वाला है ये 2 बटा x² मिल जाएगा। तो ये हमारा dx बटा dt आ गया। लेकिन हम लोग को एक्चुअल में निकालना क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल किस तरह से इंक्रीज कर रहा है। तो हम लोग जानते हैं चूंकि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल एस जो होता है वो क्या हो जाता है 6a², तो एक जगह पर तो x है। और देखिए जब वक्र पूछेगा तो आपको लिखेगा, अगर डायरेक्ट लिख दिया पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आपको समझना है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में बात कर रहा है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में तो ये जगह ds बाई dt इज इक्वल टू, देखिए 6 कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, और यहां से देखिए हम लोग इसको क्या करने वाले हैं, x² का डिफरेंशिएशन 2x, और फिर x का जो t के रिस्पेक्ट में करेंगे हो जाएगा dx बटा dt। यहां से हम लोग लिख सकते हैं ds बटा dt जो आपके पास मिलेगा 6 दूनी 12x, और dx बटा dt कितना दिया हुआ है 2 बटा x², तो ये हो जाएगा 2 बटा x², dx बटा dt का मान यहाँ से रख दिए। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, एक x से x को कैंसिल आउट कर देंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 दूनी 24 बाई x हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को किस पर निकालना है, जब कोर की लंबाई कितना हो 10 सेंटीमीटर, और कोर की लंबाई हम लोगों ने क्या माना x, जब x इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर हो 10 सेंटीमीटर, तो हमारे पास ds बटा dt एट x इज इक्वल टू 10 पर जो मिलने वाला है ये हो जाएगा 24 बटा 10, क्योंकि x के ऊपर हमने क्या रख दिया 10, तो ये हो जाएगा 2.4। अच्छा, इसका यूनिट लिखना जरूरी है, ऊपर देखिए क्षेत्रफल है नीचे समय है, तो इसका हो जाएगा सेंटीमीटर² प्रति सेकंड हो गया। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, नोट करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, करें कि एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है। तरंगे वृत्तों में 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या r बराबर 10 सेंटीमीटर है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल कितनी तेजी से बढ़ रहा है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन ये हो रहा है कि ये जो आपके पास 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड दे रहा है तो क्या इसका त्रिज्या बढ़ रहा है या इसका जो सरकमफेरेंस है, परिधि है, वो बढ़ रहा है। तो हम लोग को पता है कि जब भी कोई हम लोग झील में पत्थर फेंकते हैं तो जो तरंगे वृत्त होती है वो क्या होता है, इस तरह से आपके पास बढ़ते जाता है। तो यानी कि क्या इंक्रीजमेंट हो रहा है, ये आपके पास आप त्रिज्या जो है, रेडियस जो इंक्रीज कर रहा है। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे माना वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या बराबर r सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने मान लिया। अब यहां से हम लोग को समझना है कि ये दिया हुआ है, दिया क्या है, dr बटा dt दिया हुआ है। समय के साथ में जो रेडियस चेंज हो रहा है तो dr बाई dt कितना दिया, ये 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है। अच्छा, दूसरी बात हम लोग जानते हैं और इसका क्षेत्रफल चाहिए, चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल जो होगा वो हो जाएगा क्षेत्रफल a बराबर हो जाएगा पाई r²। इसको डिफरेंशिएट कर देंगे t के रिस्पेक्ट में dr बाई dt, तो यहाँ से हो जाएगा पाई r², तो r² का 2r हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई r, और ये हो जाएगा dr बाई dt। t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो अच्छा, हम लोग को अभी क्या करना है, जब r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है
और यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि ये कितना है, 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं dr बाई dt जो आपके पास मिलने वाला है ये हो जाएगा 2 पाई r, और dr बाई dt कितना दे रहा है, ये 4 दे रहा है ना। तो इसलिए आपके पास dA बटा dt जो आएगा 8 पाई r हो जाएगा। अब हम लोग निकालना है जब r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो dA बटा dt जो आपके पास मिलने वाला है 10 को यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 पाई और r के जगह पर 10, तो ये क्या हो जाएगा 80 पाई। अच्छा, इसका जो यूनिट है जरूरी है लिखना, तो a है, ऊपर एरिया है तो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर और नीचे क्या सेकेंड, तो सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड हो जाएगा। देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास है, यदि वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन में कुल लागत cx रुपयों में cx बराबर 0.005x क्यूब माइनस 0.02x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 500 है से प्रदत्त है, तो सीमांत लागत ज्ञात कीजिए जब x 3 इकाई उत्पादित की जाती है। जहां सीमांत लागत को हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे मार्जिनल कॉस्ट MC से प्रायः हमारा अभिप्राय किसी स्तर पर उत्पादित या उत्पादन के संपूर्ण लागत में तत्कालिक परिवर्तन की दर से है। ठीक है, कहने का मतलब किसी कंपनी में वस्तु उत्पादित की जा रही है, उसमें क्या है x यूनिट के उत्पादन का जो समीकरण है, तो समीकरण जो इस प्रकार दिया हुआ है आपके पास, तो कह रहा है कि जब वो 3 यूनिट उत्पादित करते हैं, उत्पादन कितना यूनिट करते हैं, x बराबर 3 यूनिट अगर उत्पादित करते हैं तो बताना है कि वो जो तत्कालिक लागत में परिवर्तन की दर है वो क्या हो जाएगा, x बराबर 3 यूनिट यहाँ पर है। तो यहाँ पर हम लोग समझना क्या है, देखिए cx बराबर आपके पास एक समीकरण दिया गया है और ये क्या है, प्रति इकाई, चाहे किसी वस्तु की एक इकाई के उत्पादन में कुल लागत का जो समीकरण है आपके पास, ये कुल लागत का जो समीकरण आपके पास ये दिया हुआ है। और देखिए यहाँ पे आपके कह भी रहा है कि जहाँ सीमांत लागत क्या है उसमें तत्कालिक परिवर्तन की दर है, तो तत्कालिक परिवर्तन, तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे चूंकि सीमांत लागत MC बराबर DC बटा DX होता है, DC बटा DX, तो ये हो जाएगा टोटल चेंज ऑफ मार्जिनल कॉस्ट और डिवाइडेड बाई या फिर विथ रिस्पेक्ट टू यूनिट, है ना, कितने यूनिट के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ध्यान से देखिए ये यहाँ पर क्या दे रहा है, तो ये हो जाएगा 0.005 और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक, ये माइनस है तो हो जाएगा माइनस 0.02 और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि क्या मिलने वाला है, ये आपके पास हो जाएगा 3x प्लस ये हो जाएगा 30, क्योंकि x का हो जाएगा 0 और सॉरी ये हो जाएगा 30x का हो जाएगा 30 और ये जो आपके पास 500 है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास ये मिल गया, तो इसलिए DC बटा DX जो आपके पास मिला, तो ये पाते हैं 15, तो 0.015 x स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा 2 दूनी 4, तो 0.04x प्लस 30 आपके पास हो गया। तो यहाँ पर जब x इज इक्वल टू 3 यूनिट दे रहा है तो यहाँ पे लिख देंगे जब x इज इक्वल टू 3 यूनिट, 3 इकाई, तो आपके पास हो जाएगा DC बटा dx एट x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे क्या पुट करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे 3, हो जाएगा 0.015 और x यहाँ पर 3x स्क्वायर और माइनस 0.04 और x यहाँ पर 3 और प्लस ये क्या मिल जाएगा 30। तो यहाँ से आप देखिए यदि 3 3 का 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 और 15 9 135, तो ये हो जाएगा 0.135 माइनस ये हो जाएगा 4 3 12 0.12 और प्लस ये हो जाएगा 30। यहाँ से हम लोग देखते हैं तो ये देखिए ये 0.135 है और ये 0.12 है, तो यानी कि 120 हम लोग लिख सकते हैं 0.120, तो 135 में से 120 जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 0.15। तो यहाँ से और इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 30.015 आपके पास हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग देख लेते हैं
ये 3 यूनिट है। अगर 2 डिजिट लेना होगा तो ये 5 है, तो इसके पहले वाला अंक में कितना ऐड कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे। तो यहाँ से जो मिलने वाला है हो जाएगा 30.02। आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं या 2 डिजिट तक आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिएगा। तो ये जो आपके पास ये 30.02 आया है, ये क्या है, प्रति इकाई लागत है। प्रति इकाई लागत, प्रति इकाई, इसलिए प्रति इकाई लागत जो मिला आपके पास वो हो जाएगा 30.02 रुपया। ठीक है, आपको उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, कह रहा है कि किसी उत्पादन की x इकाइयों में विक्रय से प्राप्त कुल आय रुपयों में जो एक समीकरण के रूप में बताया गया है वो क्या है, Rx बराबर 3x² प्लस 36x प्लस 5 से प्रदत्त है। जब x बराबर 5 हो तो सीमांत आय मार्जिनल रिवेन्यू MR से अभिप्राय किसी क्षण विक्रय की गई वस्तुओं के सापेक्ष, किसी क्षण विक्रय की गई वस्तुओं के सापेक्ष संपूर्ण आय के परिवर्तन के दर से। तो संपूर्ण आय तो आपके पास यहाँ पर दिया गया है और विक्रय की गई वस्तु क्या है, x है। x इकाई उत्पादित हो रहा है तो x ही बिकाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग देखिएगा तो ये हो जाएगा आपके पास Rx बराबर ये दिया हुआ है। तो सीमांत आय जो होगा, तो सीमांत आय क्या है, किसी क्षण विक्रय की गई वस्तुओं के सापेक्ष संपूर्ण आय के परिवर्तन की दर से है। तो इसलिए सीमांत आय बराबर हो जाएगा, सीमांत आय MR बराबर हो जाएगा dr/dx। तो ये कहां से मिल रहा है, यही से हम लोग इसका सूत्र निकाल लिए। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ध्यान से देखिए, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 3 और x² का डिफरेंशिएशन 2x, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं, और 36x का 36, और ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो इसलिए आपके पास क्या मिल जाएगा, वो हो जाएगा dr/dx जो आपके पास मिलने वाला है 6x प्लस 36 आपके पास मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को किस पर निकालना है, जब x = 5 सेंटीमीटर हो। तो जब x = 5, तो x = 5 पर निकालना होगा तो dr/dx जो मिलेगा एट x = 5, तो 6 × 5 प्लस 36, तो ये आपके पास 36 हो गया। तो यहाँ से क्या मिलने वाला, ये हो जाएगा 5 36 और ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 66। तो ये 66 क्या आया है, तो ये आपके पास 66 जो आया है प्रति इकाई आय है, प्रति, इसलिए प्रति इकाई आय जो आपके पास मिला वो हो जाएगा 66 रुपया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, प्रिय विद्यार्थियों एवं मित्रों नमस्कार। हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे रैखिक गति में वेग तथा त्वरण के बारे में। रैखिक गति का अगर समीकरण दिया हुआ है तो वेग तथा त्वरण को हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखिए, रैखिक या रैखीय गति में वेग तथा त्वरण, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन इन रेक्टिलिनियर मोशन। देखिए, कह रहा है किसी गतिशील कण की समय के सापेक्ष विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, तथा समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन की दर को, समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। The velocity of a moving particle, the velocity of a moving particle is defined as the rate of change of its displacement, displacement with respect to WRT को हम लोग क्या पढ़ेंगे, with respect to time, and the acceleration is defined as the rate of change of its velocity with respect to टाइम। आपके पास एक फिगर आपके पास दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिए। मान लेते हैं कोई पार्टिकल यहाँ से पोजीशन ओरिजिन से चलना स्टार्ट किया और उसको फाइनल पोजीशन यहाँ पर जाना है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि s है, और मान लेते हैं पार्टिकल मूव करते हुए पोजीशन ए पर पहुंचा और पोजीशन ए पर इसका वेलोसिटी v है और टाइम क्या है, t है, और यहाँ से जब यहाँ पोजीशन b तक आया तो उसने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया डेल्टा s, और यहाँ पर पहुंचा तो पता चला कि उसका वेलोसिटी इंक्रीज करके v प्लस डेल्टा v हो गया है, और समय यहाँ से यहाँ तक आने में समय लगा है डेल्टा t, तो समय क्या हो जाएगा t प्लस डेल्टा
टी, तो यहाँ से जो एवरेज चेंज दिखाई दे रहा है समय के साथ कितना का चेंज हुआ है, डेल्टा टी समय में कितना का चेंज हुआ है, डेल्टा एस चेंज हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एवरेज चेंज बोलेंगे। तो द एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी हो जाएगा। अच्छा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा, जैसे मान लेते हैं ये टाइम इंटरवल डेल्टा टी है, इसको और छोटा किया जाएगा, तो जितना छोटा करेंगे तो मान लेते हैं कि पोजीशन भी यहाँ पर है, उसको ए के करीब लाएंगे और ये जीरो के यानी कि डेल्टा टी टेंस टू जीरो हो जाएगा, तो हमारा जो पार्टिकल होगा वो यहाँ न होकर के एज लगेगा कि पॉइंट ए ही पर है, ठीक है। जब डेल्टा टी टेंस टू जीरो होगा तो ये इंटरवल कितना ही छोटा होगा, ए के करीब आएगा, तो जो हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा वो क्या हो जाएगा, दैट मीन वेलोसिटी एट टाइम टी इज v। तो क्या हो जाएगा, टी पर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v, तो v बराबर हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी बराबर डी एस बाई डी टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी एस बाई डी टी आपके पास हो जाने वाला है। देखिए, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन दैट इज एक्सीलरेशन एट टाइम टी इज ए, ठीक है। तो इसी पॉइंट पर अगर हम लोग को एक्सीलरेशन निकालना है तो एक्सीलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो हो जाएगा एक्सेलरेशन ए जो मिलेगा हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डीवी डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी। देखिए यहाँ पर इसको सिंपल भाषा में डिफाइन कर दे रहा है, वेलोसिटी क्या होगा, वेग होगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, यानी कि समय के साथ विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। समय के साथ विस्थापन परिवर्तन की दर को क्या बोलेंगे, वेग बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ इसलिए हो जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो मिलेगा v बराबर डेल्टा एस बाई डेल्टा टी आपके पास मिलने वाला है। क्या मिल जाएगा, v बराबर डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। अब हम लोग एक्सीलरेशन की बात कर लेते हैं। तो एक्सीलरेशन त्वरण जो होगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू कौन लोग शॉर्ट में लिखेंगे WRT, टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ए बराबर हो जाएगा डेल्टा डीवी बाई डी टी, ये क्या होगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा डीवी बाई डी टी। और देखिए v को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो v बराबर क्या है, ds बाई डी टी हो जाएगा, तो इसलिए कन्वर्ट करके ds स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर। यानी कि अगर हम यहाँ पर देखिए v को एक बार t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, और s को दो बार डिफरेंशिएट कर देंगे t के रिस्पेक्ट में तो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा एक्सेलरेशन आ जाएगा, त्वरण हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको आप नोट करिए, इससे रिलेटेड हम लोग इस पर प्रश्न कैसे बनाए जाते हैं उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप इसको नोट कीजिए। देखिए, डिफरेंशिएशन का यूज हम लोग फिजिक्स के क्वेश्चन को सोल्व करने में, यानी कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन को निकालने के लिए कैसे करने वाले हैं। तो हम लोग देखते हैं, कुछ प्रॉब्लम के माध्यम से उसको समझने की कोशिश करते हैं। जिसमें आपके पास पहला प्रॉब्लम है, किसी कण का विस्थापन t समय में s बराबर 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 1 से निरूपित है, कण का त्वरण ज्ञात करना है। आपके पास s बराबर ये दिया हुआ एक समीकरण, तो आपको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो सॉल्यूशन करते हैं, s बराबर 2t स्क्वायर माइनस 3t और प्लस 1 दिया हुआ है। हम लोग जानते हैं चूंकि v बराबर होता है ds बटा dt हो जाएगा, तो ds देखिए हो जाएगा 2 और ये t स्क्वायर का t के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2t माइनस 3। इसलिए जो v हमारे पास मिला, v बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4t और माइनस 3। चूंकि हम लोग जानते हैं a बराबर क्या होता है, a बराबर होता है dv बटा dt, तो ये आपके पास हो गया 4, इसलिए a का मान कितना आ गया 4। अच्छा, इसका यूनिट जो भी दिया रहेगा, तो हम जानते हैं एक्सेलरेशन का ऐसा ही मात्रक जो होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है किसका, एक्सेलरेशन का, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्टेंस ट्रेवल इन मीटर बाई अ पार्टिकल इन t सेकेंड इज गिवन बाई s बराबर t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस t, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 1 सेकेंड विल बी। तो 1 सेकेंड के बाद जो होगा पार्टिकल का स्पीड होगा, वो बताना है कि स्पीड कितना होगा। तो हम लोग इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके पास s बराबर क्या दिया हुआ है, t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर और प्लस t दिया हुआ है।
तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो चूंकि हम लोग जानते हैं पहले v बराबर जो होता है वो हो जाता है ds बटा dt, तो ये हो जाएगा 3t स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 4t हो जाएगा, 2t स्क्वायर का 4t हो जाएगा डिफरेंशिएशन, और ये कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, ये आपके पास मिलने वाला है 1। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है, तो एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर देखते हैं, तो ये ds बटा dt जो मिलेगा, ds बटा dt वो क्या हो जाएगा, ds बटा dt t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो हो जाएगा 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस 1, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 4, ये क्या हो जाएगा 8, और 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, 8 मीटर प्रति सेकंड। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ए सही है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, कह रहा है कि एक पिंड एक सीधा रेखा में या सीधे रेखा में नियम s बराबर टी क्यू माइनस 4t स्क्वायर माइनस 3t के अनुसार गति करता है, समय और त्वरण के मान ज्ञात कीजिए जब वेग शून्य हो। यहाँ पर देखिए वेलोसिटी हमारा क्या है, शून्य है, तो हमको समय बताना है और एक्सेलरेशन बताना है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, तो देखिए आपके पास s बराबर दिया हुआ है टी क्यू माइनस 4t स्क्वायर और माइनस 3t आपके पास दिया हुआ है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसको चूंकि हम लोग जानते हैं क्योंकि v इज इक्वल टू क्या होता है ds बटा dt, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 3t स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 4 दूनी 8t माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी तो 0 है, क्योंकि v बराबर 0 ये कहाँ से है, गिवन है, दिया है। तो यहाँ से v किसके बराबर है, v आपके पास हो गया 3t स्क्वायर माइनस 8t माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग देखते हैं कि क्या होने वाला है, तो इसको हम लोग तोड़ देते हैं। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया 3t माइनस 9t और प्लस t माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 3t अगर कॉमन करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, t बचेगा, और माइनस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सोल्व कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए 3t, तो 3t कॉमन कर लेंगे तो 3 बचेगा, और यहाँ पर प्लस 1 कॉमन करेंगे तो t माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये क्या है, दो t माइनस 3 तो हो जाएगा t माइनस 3, और ये हो जाएगा 3t प्लस 1। तो इसलिए t का मान यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ से t का वैल्यू निकालेंगे तो -1/3 आने वाला है। आप यहाँ से इसको 0 के बराबर इक्वेट करके आप क्या करिएगा, t का वैल्यू निकालिएगा। और तो देखिए कभी टाइम जो है निगेटिव होगा, टाइम निगेटिव नहीं होगा, तो इसलिए t जो आ गया वो कितना आ गया 3 आपके पास आ गया। यूनिट नहीं दिया हुआ तब 3 सेकंड भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग को अब वेग त्वरण निकालना है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि a बराबर जो होता है वो dv बटा dt होता है, तो v क्या दिया हुआ, v आपके पास ये है, तो v इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा, 3 दूनी 6t और माइनस क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो एट t इज इक्वल टू 3 पर हम लोग निकालेंगे dv बटा dt एट t इज इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर 3 पुट करेंगे और माइनस 8, तो 6 3 18 माइनस 8 इज इक्वल टू 10 आपके पास आ जाएगा। तो समय 3 हो गया, और ये जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा 10 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल रेखा में गतिमान एक कण की गति का समीकरण s बराबर 2q माइनस 9t स्क्वायर प्लस 12t है, जहाँ s तथा t की इकाइयां क्रमशः सेंटीमीटर सेकंड है। कितने समय बाद कण का त्वरण शून्य हो जाएगा। तो वो समय बताना है जिस पर त्वरण जो एक्सीलरेशन वो शून्य हो जाए। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपके पास है ये s बराबर दिया हुआ है 2q और माइनस 9t स्क्वायर और प्लस 12t आपके पास दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को क्या निकालना है, त्वरण निकालना है। तो यहाँ पर देखिए त्वरण शून्य हो तो इसको एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे। तो चूंकि जानते हैं v बराबर होता है ds बटा dt, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 3 दूनी 6t स्क्वायर और माइनस ये 9 दूनी 18t और ये हो जाएगा प्लस 12 आपके पास हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इसलिए v बराबर तो आपके पास हो गया, इसलिए v बराबर हो गया आपके पास ये 6t स्क्वायर माइनस 18t प्लस 12 हो जाएगा। चूंकि a बराबर जो होता है dv बटा
dt होता है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 6 दूनी 12t माइनस 18 हो जाएगा। क्योंकि देखिए वेग क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, तो a इज इक्वल टू 0, इसलिए 12t माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो 12t बराबर 18 हो जाएगा, तो t बराबर 18/12, तो कैंसिल आउट करेंगे तो 6 दूनी 12, 6 3 18, तो t बराबर क्या हो गया 3/2, यानी कि 3/2 सेकेंड में इस समीकरण का जो है, ये जो डिस्प्लेसमेंट का समीकरण दिया हुआ है, इसका जो त्वरण है, एक्सेलरेशन है, वो 0 हो जाएगा। कितने समय में, 3/2 में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो क्लास 12 के स्टूडेंट है, इसी तरीके से मैथ कंसेप्चुअल पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और दूसरों से भी सब्सक्राइब कराएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।